मेरी आवाज ऑडिबल है? आई विल हैव टू डायरेक्ट माय फेस हियर सो दैट इनको भी सुनिए और आपको भी सुनिए, ठीक है? ओके, सो हमारा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा जो है लास्ट टॉपिक रह गया था। हमने यूज एंड इम्पोर्टेंस कल किया था, ठीक है? इसमें कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, सो आई कुडंट कंटिन्यू विद द सेम। सो व्हाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इम्पोर्टेंट, ये तो हमें पता ही है, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें दो चीजें बताने में हेल्प करती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कंपनी का प्रॉफिट और लॉस और कंपनी की एसेट लायबिलिटी। बट कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाकी पार्टीज के लिए यूजफुल है, सिर्फ कंपनी के लिए यूजफुल नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बाहर वालों के लिए बनाते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते। तो कैसे ये बाहर वालों के लिए भी यूजफुल है, ये यूज और इम्पोर्टेंस में डिस्कस किया। So it is useful for management, कंपनी के लिए तो यूजफुल है ही। क्यों यूजफुल है? बिकॉज कंपनी को ये जानना होता है कि जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, उसकी क्या एसेट लायबिलिटी पोजीशन है, इसलिए उनके लिए यूजफुल है। देन इट इज यूजफुल फॉर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन है? जिन्होंने हमें लोन दिया है, कि जैसे डिबेंचर होल्डर्स हो गए, जिनसे हमने लॉन्ग टर्म के लिए मोर देन 1 ईयर जिनसे हमने पैसा उधार पे लिया हुआ है, हमारी करंट लायबिलिटी होगी। तो वो जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की कैश पोजीशन क्या है, कि क्या हम उनका लोन वापस कर पाएंगे या नहीं। सिमिलरली बैंकर्स, तो बैंकर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बैंकर्स से भी हमने लोन लिया होता है, दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। देन दे आर यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन है? वो लोग जिन्होंने हमारी कंपनी का शेयर खरीदना है। तो हम किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले देखेंगे कि क्या वो कंपनी के अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, कि क्या वो प्रॉफिट में है, कि उसके पास्ट पूरे ईयर्स के प्रॉफिट स्टडी करेंगे, तभी हम उस कंपनी का शेयर खरीदेंगे। देन इट इज यूजफुल फॉर गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स देना होता है, और टैक्स किसके ऊपर लगता है? प्रॉफिट्स के ऊपर। प्रॉफिट्स कहाँ से पता चलेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत होती है। देन फॉर ट्रेड एसोसिएशंस, ट्रेड एसोसिएशंस होते हैं, जैसे जो कंपनीज हैं वो मिलके आपस में ग्रुप बना लेते हैं, तो कहते हैं ट्रेड एसोसिएशंस। कॉमर्स फोरम हो गया, ठीक है? सो सारी इंडस्ट्रीज है, एक तरीके की इंडस्ट्रीज आपस में मिलकर ग्रुप बना लेती है। वो ग्रुप क्या करता है? उन कंपनीज की वेलफेयर के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए उनके लिए पॉलिसीज बनाता है। तो वो ग्रुप के लिए भी जानना जरूरी है कि जो कंपनीज उनके ग्रुप का पार्ट है उनके लिए कि वो कंपनीज की क्या प्रॉफिटेबिलिटी, क्या प्रॉफिट पोजीशन। लास्टली होती स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर क्या होती है? जहाँ पर कंपनी का शेयर लिस्ट होता है। तो जैसे अगर मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी का शेयर मार्केट में बेचना चाहती हूँ, तो मैं कैसे बेचती हूँ? अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा देती हूँ। सो वो स्टॉक एक्सचेंज, दो स्टॉक एक्सचेंजेस होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी जो है अपना शेयर लिस्ट करा देती है, वहां से इन्वेस्टर कंपनी का शेयर खरीद सकता है या बेच सकता है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस क्या करते हैं? वो कंपनी के शेयर का प्राइस डिटरमाइन करती है। तो कंपनी के शेयर का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए उनको कंपनी के फंडामेंटल डेटा की जरूरत होती है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत होती है। तो ये सभी पार्टीज और सभी आउटसाइडर्स है, सिर्फ कंपनी को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत नहीं होती, जो आउटसाइडर्स होते हैं तो उनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत होती है, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसका बेनिफिट भी पढ़ते हैं, साथ में उसकी लिमिटेशंस। सो लिमिटेशंस क्या है? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ओनली इंटरिम रिपोर्ट। इंटरिम रिपोर्ट मतलब कि हमें एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के हम कंपनी की पोजीशन के बारे में रिजल्ट नहीं निकाल सकते। कंपनी आज इस साल प्रॉफिट कमा रही है, नेक्स्ट ईयर कंपनी लॉस में भी जा सकती है, प्रॉफिट कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। सो जो एक साल का प्रॉफिट है वो कंपनी की पोजीशन को दिखाता नहीं है एक्यूरेट, बिकॉज एक साल के प्रॉफिट को हम ये नहीं देख के ये नहीं कह सकते कि कंपनी अच्छा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल उस साल जैसे सेल ज्यादा हो गया बाई चांस, इसलिए प्रॉफिट ज्यादा हो गया। जैसे कोविड वाला ईयर था, कोविड वाले ईयर में बहुत सारी कंपनी लॉसेस में गई, तो एक साल के लॉस को देख के 2019 वाले साल के लॉस को देख के हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी पोजीशन खराब है। सो इसलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सिर्फ हमें आइडिया देती है। जब तक हम 5-6 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इकट्ठी स्टडी नहीं कर लेते तब तक हमें नहीं पता चल पाता कि कंपनी अच्छी परफॉर्म करती है या बुरा, इसलिए इनको हम कहते हैं दीज आर ओनली इंटरिम। देन दे डू नॉट गिव एग्जैक्ट पोजीशन। एग्जैक्ट पोजीशन क्यों नहीं देती? बिकॉज हम जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं।
एक्रूअल बेसिस क्या होता है कि जिस साल का खर्चा है वो उसी साल में आएगा, चाहे वो पे किया है या नहीं। जैसे आपकी आउटस्टैंडिंग आपकी वेजेस है, इस साल की वेजेस 10,000 है, चाहे आपने पे 5,000 की है पर वो 10,000 ही शो होती है। सो कई बार एक्रूअल बेसिस के करके हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो हमारी एग्जैक्ट फिगर है ना वो शो नहीं करती, बिकॉज हम एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं कि चाहे वो खर्चा हमने पे किया है या नहीं किया, अगर वो इस साल का है तो वो इस साल में ही है, चाहे वो पे अगले साल की है या पहले कर चुके, जिस साल का खर्चा और इनकम होती है वो उस साल में होती है। सो इसलिए कई बार फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट्स जो है एग्जैक्ट पोजीशन शो नहीं करती। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं हम पुराने डेटा के, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं साल के एंड में बनाते हैं, उन आइटम्स के लिए बनाते हैं जो ऑलरेडी हो चुकी है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पास्ट का डेटा शो करती है, हमें फ्यूचर के बारे में कुछ शो नहीं करती। देन इम्पैक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स इग्नोर्ड। नॉन मॉनेटरी फैक्टर, हम जब भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं हम एक चीज ध्यान रखते हैं कि हमने सिर्फ वही आइटम्स रिकॉर्ड करती है जो मनी की टर्म्स में मेजर हो सकती है। जैसे मेरा एम्प्लॉय बहुत लॉयल है, या फिर मेरी सेल फोर्स बहुत अच्छी है, मेरे सेल्समैन बहुत अच्छे हैं, पर उनकी लॉयल्टी और उनकी ऑनेस्टी, उनका हार्ड वर्क मैं मनी की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मेरी सेल्स क्यों इंक्रीज हो रही है? बिकॉज मेरे सेल्समैन अच्छे हैं, पर सेल्समैन अच्छे हैं उसको मैं अपने मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। सो ये नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैं, ये हमारा मेरा अच्छा सेल्समैन मेरे बिजनेस की सेल्स को बढ़ा रहा है पर मैं उसको मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। इसलिए नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाए जाते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम वही खर्चा या इनकम दिखाते हैं जिसको हम रुपीस में मेजर। लास्ट इज नो प्रिसिशन। कई बार क्या होता है हमें किसी फिगर को निकालने के लिए एस्टिमेट यूज करना है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। आपने पढ़ी है सबने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैसे निकालते हैं, कोई परसेंटेज लगा लेते हैं डेटर्स पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ऐसे हम और प्रोविजन या डेप्रिसिएशन निकालते हैं। सो डेप्रिसिएशन भी हम एस्टिमेट, कभी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर लेते हैं, कभी दूसरा मेथड रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करते हैं। सो कोई एक्यूरेसी नहीं है, कोई प्रिसिशन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हम कई बार एस्टिमेशंस भी यूज करते हैं, इसीलिए प्रिसिशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में थोड़ी कम होती है। पर ये लिमिटेशंस इतनी ज्यादा नहीं है कि हम फाइनेंशियल जो इसके एडवांटेजेस को कवर कर सके। डेफिनेटली एडवांटेजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स लिमिटेशंस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो हमारा बेसिक जो चैप्टर है, हमारा बेसिक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पर एनालिसिस करने से पहले हमें पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। अब हमने शिफ्ट करना है हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो जो मैंने अभी आपको चैप्टर कराया वो आपको लॉन्ग आंसर में नहीं आ सकता क्वेश्चन, वो आपको शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा कि इस चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, जो अब हम टॉपिक शुरू करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें हमने क्या पढ़ना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, क्यों करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, किन पार्टीज के लिए, किन लोगों के लिए करते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड व्हाट इज द प्रोसीजर, एंड लास्टली व्हाट आर द टूल्स। सो पहले हम इस चैप्टर की थ्योरी कर लेंगे, आज हम इसकी थ्योरी कर लेंगे एंड मंडे से हम इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। इसके प्रैक्टिकल बहुत ईजी है, सबसे ईजी प्रैक्टिकल है इस चैप्टर। So, इसमें कोई किसी को फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, दे आर वेरी इजी न्यूमेरिकल्स। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो एक साल की होती है वो किसी काम की नहीं। एक साल की फिगर को आप देख के ये नहीं बता सकते कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा। तो उसके लिए आपको पिछले सालों के साथ उसको कंपेयर करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस साल की पोजीशन आपकी अच्छी है या खराब हुई है। तो जब हम दो या दो से ज्यादा सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं उसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग। मीनिंग गिवन है यहाँ पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस refers to the process of determining the financial strength and weakness of the firm by establishing relationship between items of balance sheet, P&L and other data.
सो फाइनेंशियल एनालिसिस में हमने क्या करना है, हमने अपनी बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस डेटा को पिछले साल के साथ कंपेयर करना है या फिर किसी और कंपनी के साथ कंपेयर करना है, ये जानने के लिए कि हमारी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम क्या करेंगे, हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे इस साल की बैलेंस शीट आइटम्स में या पीएनएल आइटम्स में और पिछले साल के बैलेंस शीट पीएनएल आइटम्स में, या फिर हम उसको अपने कॉम्पिटिटर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम दो काम करते हैं, या तो हम अपनी इस साल की बैलेंस शीट और पीएनएल को पिछले साल के साथ कंपेयर करते हैं, या तो हम अपनी इस साल की बैलेंस शीट और पीएनएल को दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट और पीएनएल के साथ कंपेयर करते हैं। जब हम अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करेंगे या पिछले साल के साथ कंपेयर करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। आपने कभी सुना होगा कैट का एग्जाम, जो एमबीए के लिए कैट का एग्जाम होता है, उसमें जो रिजल्ट निकल कर आता है ना, वो परसेंटाइल होता है। परसेंटाइल, परसेंटाइल का क्या मतलब है, अगर आपके 97 परसेंटाइल आए हैं, इसका मतलब ये नहीं आपके 97% मार्क्स है कि आपके 100 में से 97 मार्क्स है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया था तो आप उसमें से तीसरे नंबर पे, कि 97% बच्चे आपसे पीछे हैं और 3% बच्चे आपसे आगे, इसका मतलब ये होता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम रिलेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं, हम अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एब्सोल्यूट फिगर नहीं कर रहे। अगर तो मेरे 100 में से जैसे 97 मार्क्स आए हैं, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट फिगर। अगर मैं कह रही हूँ परसेंटाइल, इसका मतलब है कि 97% लोगों से मैं आगे हूँ और 97% लोग मेरे पीछे हैं और सिर्फ 3% लोग मेरे आगे। सो इसको रिलेटिव कंपैरिजन कहते हैं, और यही चीज यहाँ पर फॉलो होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में या तो हम अपने ही कंपनी के इस साल की फिगर्स को पिछले साल के साथ कंपेयर करेंगे, या तो एक ही साल की फिगर्स लेंगे और अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ। ये हम क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज हम जानेंगे कि हमारी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। So that is called as financial statement analysis. इसकी definition दी हुई है by Myers. So financial statement analysis इसको short form में FSA भी बोलते हैं. So it is the study of relationship among various financial factors in a business as disclosed by the single set of statements. Statements का मतलब यहाँ पर क्या है, P&L और balance sheet. And a study of trend of these factors shown in a series of statements. तो यही दिखा रहा है कि जो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। वो कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, जब हम इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पिछले साल के साथ कंपेयर करेंगे, तो वो रिलेशनशिप ही हो गया। ठीक है, या तो कंपेयर कर सकते हैं पिछले साल के साथ, ये तो हो गया 2 साल, या फिर हम 5-6 सालों के साथ भी कंपेरिजन कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 इयर्स होने चाहिए, 2 और मोर देन 2। अगर तुम 2 इयर्स के साथ देख रहे हैं तो वो तो हो गया कंपेरिजन। अगर तुम 2 साल से ज्यादा के साथ कंपैरिजन करिए, उसको कहते हैं ट्रेंड। आपने कभी देखा होगा, इसे ग्राफ बना होता है कि नीचे ईयर्स लिखे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेल्स लिखी होती है, ठीक है। सो यहाँ पहले 2019 की सेल्स इतनी थी, 2020 की इतनी थी, 21 की इतनी थी, 22 की इतनी थी, 23 की इतनी थी। तो हम इन सबको ज्वाइन करके एक ऐसी ग्राफ बना लेते हैं। तो इनसे हमें ट्रेंड क्या पता चलता है कि सेल्स ऊपर जा रही है। जनरली ट्रेंड क्या है, जनरली इसकी टेंडेंसी क्या है, सेल्स की ऊपर जाना। सो द ट्रेंड इज अपवर्ड ट्रेंड। सो जब हम 2 सालों के साथ सिर्फ 2 साल लेते हैं, उसको कहते हैं कंपैरिजन। जब हम 2 से ज्यादा साल लेते हैं, उसको कहते हैं ट्रेंड। सो हम 3 चीजें पढ़ेंगे, 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर में। एक तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, जिसमें हम क्या करेंगे, इस साल के डेटा को कंपनी के पिछले साल के डेटा के साथ कंपेयर। एक हम करेंगे कॉमन साइज, उसमें हम क्या करेंगे कि कंपनी के उस साल के डेटा को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे। साल सेम ही होगा पर कंपनी अलग अलग होगी। ए कंपनी को के डेटा को बी कंपनी के डेटा के साथ कंपेयर करेंगे। और एक होता है ट्रेंड। ट्रेंड तब आता है कि जब हम 2 से ज्यादा साल लेते हैं। जब 2 से ज्यादा साल हो गए कंपनी के, जैसे हमने कंपनी के हमारे पास 2019 का डेटा है, 20 का, 21 का, 22 का। तो जब हम 4 साल के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, मतलब मोर देन 2 है, 4 मोर देन 2 है, सो मोर देन 2 इयर्स के डेटा को एनालाइज करेंगे, तो उसको कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस।
तो तीनों के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या करते हैं, या एनालिसिस में हम क्या करते हैं, या तो कंपनी के 2019 के डेटा को उसके 2018 के डेटा के साथ कंपेयर करते हैं, मतलब इस साल के डेटा को पिछले साल के साथ। दूसरी चीज कि हमारे पास दो कंपनीज है ए और बी, दोनों कंपनीज की 2020 की बैलेंस शीट को आपस में कंपेयर करते हैं। तीसरी चीज जब साल 2 से ज्यादा हो जाते हैं और फिर हम कंपैरिजन करते हैं, उसको कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। तो तीनों चीजें आती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि हम बैलेंस शीट और P&L आइटम्स में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, बिकॉज हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है और हमारी वीकनेस है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, दोज हु आर सिटिंग ऑनलाइन, बट मीनिंग क्लियर है? ओके, Yes, ma'am. right. So the purpose of financial statement analysis is to diagnose the information contained in the financial statements to judge the profitability and financial soundness of the firm. So हम क्यों करते हैं financial statement analysis? Because हमारी जो financial statements में information contained है, वही मैं same बात repeat करूंगी, एक साल की information हमारे काम की है। एक साल की information से हमें दो चीजें पता चलती हैं, financial performance, इस आपको ये terminology पता होनी चाहिए। पहली फाइनेंशियल, मैं काफी बार रिपीट कर चुकी हूँ, ऑल्दो पोजीशन परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमें पता चलता है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब हमारा प्रॉफिट या फिर हमारा लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमारे एसेट्स या फिर हमारी लायबिलिटीज। पर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये दो चीजें नहीं पता चलती, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल साउंडनेस। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कि कंपनी कितनी कैपेबल है प्रॉफिट कमाने के लिए, वो आपको एक साल के प्रॉफिट से नहीं पता चलेगा, जब आप 3-4 साल के प्रॉफिट स्टडी करोगे तो पता चलेगा। So, एक कंपनी प्रॉफिटेबल तभी होगी जब वो 3-4 साल से कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमा रही है, तभी वो प्रॉफिटेबल होगी। अगर कंपनी एक साल में प्रॉफिट कमा रही है, इसका मतलब उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर कंपनी 3-4 साल इकट्ठा प्रॉफिट कमा रही है, तो मतलब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। अब सिमिलरली फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कब अच्छी होगी? जब जो है कंपनी के एसेट्स अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। और कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस कब अच्छी होगी? जब कंटिन्यूसली 2-3 सालों तक कंपनी के एसेट्स अच्छी रिटर्न जनरेट करेंगे। सो वो हमें कैसे पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में ही हम 2 या 2 से ज्यादा सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं। सो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन तो पता चल जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, बट प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल साउंडनेस नहीं पता चलती, जो हमें सिर्फ P&L से पता चलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से पता चलता है। अनुराग बच्चे क्लास ऑन कर लीजिए, बिकॉज पीपीटी आपको फिर उसमें से विजिबल होगी ना, फोन में भी क्लास ऑन कर। ओके, सो ये तो हो गया मीनिंग। अब हम देखते हैं, आप उनके साथ शेयर करें। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्यों जरूरत है हमें। बेसिक आइडिया तो आपको है, ठीक है, क्यों करते हैं? बिकॉज हम जानना चाहते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और फाइनेंशियल साउंडनेस। बट अब हम स्पेसिफिकली बहुत सारे रीजंस देखेंगे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्यों करते हैं। सबसे पहला, टू असेस द अर्निंग कैपेसिटी या प्रॉफिटेबिलिटी। ये मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में, मैंने आपको दो टर्म समझाई। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल तभी होगी जब वो 2 या 2 से ज्यादा सालों के लिए प्रॉफिट्स कमा रही है, ओनली देन इट विल बी प्रॉफिटेबल। सो वो कहाँ से पता चलेगा आपको? प्रॉफिटेबिलिटी को कहते हैं कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी। कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी तभी अच्छी होगी जब वो 2 या मोर देन 2 इयर्स के लिए प्रॉफिट अर्न कर रही है। सो प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना पड़ता है। देन सेकंड, टू असेस
the operational efficiency and managerial effectiveness. ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब कंपनी अपना बिजनेस कितने अच्छे से चलाती है, उसको कहते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और मैनेजरियल इफेक्टिवनेस मतलब कि मैनेजर्स कितने अच्छे डिसीजंस लेते हैं एक बिजनेस में। सो वो भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से पता चलेगा। जब तक हम 2 या 2 से ज्यादा सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर नहीं करते तब तक हमें पता नहीं चल सकता। देन टू असेस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी पोजीशन क्या होता है कि कंपनी कितनी अच्छे से और कितनी जल्दी अपने डेट्स को पे करती है। कंपनी ने उधार लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। जितनी जल्दी और जितनी अच्छे से कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करती है उसको कहते हैं लिक्विडिटी। और जितनी जल्दी कंपनी अपने लॉन्ग टर्म होता है मोर देन 1 ईयर, इससे आपने बैंक लोन लिया है 5 सालों का लोन लिया, तो जितनी अच्छे से कंपनी अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे कर पाएगी उसको कहते हैं सॉल्वेंसी। तो ये भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से पता चलेगा। Then to identify reasons for changes in profitability and financial position. So कि एक साल के प्रॉफिट्स हैं, जब उनको पिछले साल के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस साल अगर प्रॉफिट्स बढ़े हैं तो क्यों बढ़े हैं, प्रॉफिट्स कम हुए हैं तो क्यों हुए, रीजंस क्या है चेंजेस। आपको चेंजेस में रीजंस तभी पता चलेंगे जब आप 2 या 2 से ज्यादा सालों को आपस में कंपेयर करें। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एक होता है बच्चे लिक्विडिटी, एक होता है सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी का मतलब है कि हम कितने जल्दी और अच्छे से अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे कर पा रहे हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है आपकी बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटीज, बिल्स पेबल, तो ये आपकी होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। सो कितनी जल्दी से आप इनको पे कर पा रहे हो, कितने अच्छे से आप इनको पे कर पा रहे हो, कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहे हो, फिर आपकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है। क्या आपके पास सफिशिएंट कैश है अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने की। सॉल्वेंसी होती है आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, कि आप कितनी अच्छे से अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे कर पा रहे हैं। लॉन्ग टर्म में हो जाते हैं आपके डिबेंचर होल्डर्स, बैंक लोन जो मोर देन 1 ईयर, वो लोन्स जो आपने मोर देन 1 ईयर के लिए दिए। सो अगर आपके पास सफिशिएंट कैश है अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए, मतलब आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी है। सो वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से पता चलता है। Then to make inter-firm comparison, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में बच्चे बात नहीं, इस साल के डेटा को पिछले साल के साथ भी कंपेयर करते हैं और 2 कंपनीज को आपस में भी कंपेयर करते हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम इंटर-फर्म कंपैरिजन कर सकते हैं। Then it helps us to make forecast about the future prospects of the firm. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। ट्रेंड एनालिसिस में हम क्या देखेंगे कि हम ट्रेंड निकालेंगे। जैसे ये है, इसमें ट्रेंड क्या है, ट्रेंड इज अपवर्ड। तो यहाँ से मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि आगे भी सेल्स बढ़ेंगी बिकॉज ट्रेंड ऊपर ही जा रहा है। सो मुझे अपने फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है। आई कैन मेक प्रेडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देन इट इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। सो जब हमने कंपैरिजन कर लिया अपने पिछले साल के साथ या दूसरी कंपनी के साथ, या हमने ट्रेंड निकाल लिया, तो ये हमें क्यों हेल्प करेगा, ये हमें डिसीजन बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस तो यही है, इट हेल्प्स द मैनेजर्स इन टेकिंग डिसीजंस। सो यहाँ हमें अगर हम अपनी परफॉर्मेंस से डेविएट कर रहे हैं, हम डाउन जा रहे हैं, तो हमें रीजंस पता चल जाएंगे कि हम क्यों डाउन जा रहे हैं, तो हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। सो ये हमें फ्यूचर के लिए डिसीजंस लेने में हेल्प करता है और कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इट गाइड्स अबाउट द डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड क्या होता है, एनीबॉडी व्हाट इज मेंट बाय डिविडेंड? आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, आपको पता होना चाहिए डिविडेंड। डिविडेंड, वेरी गुड। सो डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। जो कंपनी का प्रॉफिट आता है ना, आपके नेट प्रॉफिट आता है जो P&L अकाउंट से, वो नेट प्रॉफिट को हम 2 तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। या तो हम उसको वापस दे दें ओनर्स को, जो हम वो ओनर्स को देंगे उसको कहते हैं डिविडेंड, या तो हम उसको वापस अपने बिजनेस में रख लें, उसको कहते हैं, जो वापस बिजनेस में रख लेते हैं उसको क्या कहते हैं, रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व, एनी टाइप ऑफ रिजर्व। तो जो आपका नेट प्रॉफिट होता है उसको आप 2 काम
कर सकते हो, या तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या तो उसको बिजनेस में फ्लो बैक कर लो इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। तो ये डिसीजन लेने के लिए कंपनी को अपने पिछले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट में जा रही है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती है, बिकॉज एक लॉस मेकिंग कंपनी डिविडेंड नहीं देती, ये उसके प्रॉफिट कम है तो भी वो डिविडेंड नहीं देती। अगर कंपनी के बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बहुत सालों से हो रहे हैं, तब भी वो डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स। लास्ट इज टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ग्रांटिंग क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? लोन। तो अगर आप किसी बैंक में आपको लोन ग्रांट करना है तो वो आपकी 1 साल की स्टेटमेंट्स नहीं देखेगी, वो आपके पिछले सालों की स्टेटमेंट्स देखेगी, उनको एनालाइज करेगी और उसको लगेगा कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट्स में है और वो हमारा लोन वापस कर सकती है, इसलिए वो है जो कंपनी आपको लोन देगी, अदरवाइज नहीं देगी। बिजनेस बैंक आपको लोन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। सो ये डिसीजन लेने के लिए भी कि कब बैंक आपको लोन देगा या नहीं देगा, ये डिबेंचर होल्डर आपको क्रेडिट देगा या नहीं देगा, उस वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे डिपेंड करेगा। So these are some of the uses of financial statement analysis. इस चैप्टर के प्रैक्टिकल्स आ गए। पूरा सब्जेक्ट, ऑल इन ऑल सब्जेक्ट, इसमें यू कैन से 60 to 70% थ्योरी है, बाकी प्रैक्टिकल। वो बिकॉज ऑफ आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन से इस करके प्रैक्टिकल नहीं आया, थोड़ा कम आया, बट अदरवाइज अगर आपके नॉर्मल एग्जाम होंगे तो 60% थ्योरी आती है, 40% प्रैक्टिकल, तो आपको दोनों ही तैयार करना पड़ेगा। इसके प्रैक्टिकल्स कई बहुत इजी है, एक चैप्टर में आपका डिफिकल्ट है इसमें प्रैक्टिकल का, बाकी सारे बहुत इजी। इसमें 60% थ्योरी है, 40% प्रैक्टिकल। शॉर्ट क्वेश्चंस, हाँ जी शॉर्ट क्वेश्चंस, वो आपका पेपर का फॉर्मेट जो आपको पता ही होगा, पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, फिर लॉन्ग टर्म क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन लॉन्ग क्वेश्चन है, वो ओपन बुक एग्जामिनेशन था ना, उसका इसके क्वेश्चन हो सकते। ओके बच्चे, सो अभी तक हमने कर लिया है मीनिंग ऑफ एफएसए एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो हम बाकी की थ्योरी मंडे को कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस। एनी डाउट ओवर हियर? मैम बच्चे आवाज नहीं आ रही। गुरलीन अटेंडेंस लगी है? मैम मेरे अटेंडेंस लगा दो। गुरलीन, ओके गुरलीन, ईशा, हाँ जी मैम। ओके थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके।